वैसे तो क्लास 11th वाली जो मैथमेटिक्स के बुक के सॉल्यूशन के वीडियोस आती रहती हैं वो शनिवार के शनिवार आती है, लेकिन शनिवार को जो कुछ भी अधूरा रह जाता है उसको हम लोग पूरा करते हैं रविवार को। और इससे फ़ायदा ये होता है कि एक हफ्ते में जो एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाला हमारा लक्ष्य है वो आराम से चलता रहता है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। और पिछले वीडियो में हमने जो कुछ भी क्वेश्चन 9 तक हमने समझा था, तो उसी में हम आज प्रश्नावली 9.10.2 के 10 से आगे के क्वेश्चन को समझने वाले हैं बारी बारी से। तो हेलो लर्नर्स, व्हाइट बोर्ड पे स्वागत है। आ जाते हैं सीधे वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम pq पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये जब मेरे पास ये मोबाइल रहता है तो मैं वो वाली बुक लेके यहाँ पे नहीं रखता हूँ। ये दीक्षा ऐप डाउनलोड करके रखा है मैंने। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो दीक्षा ऐप आपके बहुत काम आ सकता है। उस पर क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक अवेलेबल हैं। हर सारे के सारे बुक अवेलेबल हैं, तो आप आराम से देख सकते हो। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, मतलब यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर CBSE एनसी, कोई भी, सारे के सारे बुक उस पर आपको मिल जाएंगे। बाकी हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि जैसे यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल, यानी कि p पदों के योगफल को हम लोग SP कहते हैं, और प्रथम q पदों के योगफल बराबर है, तो यानी कि SQ के बराबर है, तो प्रथम PQ पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। और हमें पता करना है SP प्लस Q पता करना है। वाह, चलो पता करते हैं। तो SP SQ के बराबर है और SP प्लस Q हमें पता करना है। चलो पता करें। SP के लिए हम लिखते हैं फॉर्मूला P/2 2A प्लस P-1 इंटू D, और ये बराबर है कितना, Q/2 2A प्लस P-1 इंटू D। इससे निकलेगा क्या, 2 से 2 तो कट गया, ये ऐसे ही रखते हैं अभी। 2A प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा PD माइनस D बराबर किस तरफ, Q 2A प्लस QD माइनस D। जब और डिटेल में करते हैं तो 2AP प्लस P² माइनस PD बराबर किस तरफ, 2AQ प्लस Q² माइनस QD। इतना करके कुछ हुआ नहीं, और कुछ है क्या क्वेश्चन में। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर है तो प्रथम pq पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम pq पदों का योगफल ज्ञात करना होगा। इससे कुछ मिल तो नहीं रहा, चलो ढूंढते हैं और ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि खोजेंगे तभी तो मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, A और D का मान निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब A और D दोनों अवेलेबल हैं और कोई समीकरण है नहीं हमारे पास में, तो 2AP और A को इधर माइनस करेंगे तो 2AQ। A और Q में कंफ्यूज नहीं होना, मेरा A भी Q जैसा होने लगा। हाँ, तो 2AP माइनस 2AQ, और बराबर की इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है Q² माइनस QD पहले से था, और इन दोनों को उधर अभी भेज रहे हैं, तो माइनस में P² प्लस में PD। ठीक है, सब में D मिल रहा है ना, इसलिए। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि A और 2 दोनों में कॉमन है, तो 2A को कॉमन ही ले लेते हैं, बचता है P-Q। ठीक है, बराबर की इस तरफ देख रहे हैं हम लोग, तो D तो सब में कॉमन ही मिल रहा है। D को ही कॉमन ले लेके इसमें से QD कॉमन ले लेते हैं। QD कॉमन ले लिया तो बचा Q-1, और माइनस में PD कॉमन ले लिया तो बचा P-1, और इसमें से कुछ कॉमन तो ले पाएंगे नहीं, तो इसको कॉमन नहीं लेते हैं, इसको रहने देते हैं। और इसको इस तरह से करते हैं, इधर P-Q आया हुआ है ना, तो कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे इधर भी P-Q मिले। तो इन दोनों में से पहले इसको सही से लिख लेते हैं ना, तो इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से कि PD माइनस QD, ठीक है, माइनस P²
और प्लस क्यू स्क्वायर डी। अब अच्छे से होगा तो 2a और p माइनस क्यू, ये तो है ही, इन दोनों में d कॉमन है तो d को कॉमन ले लिया तो बचा p माइनस क्यू, और माइनस इन दोनों में भी d कॉमन है तो इसमें से भी d को कॉमन ले लिया तो हमारे पास मिला p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम अलग लिख के करेंगे, ऊपर वाले को मिटाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़रूरत पड़ गई मिटाने की तो मिटाना तो पड़ेगा ही ना। नॉर्मल बोर्ड है ना हमारा अभी, कुछ दिन तक, कब तक पता नहीं लेकिन कुछ दिन तक। ठीक है, चैनल अगर मोनेटाइज हो गया तो सबसे पहले बोर्ड ही लगवाऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। आगे देखते हैं हम लोग। 2a p माइनस क्यू बराबर के इधर d तो है ही, p माइनस क्यू भी है, अब माइनस में d जो है, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो a प्लस b और a माइनस a प्लस b और a माइनस b। अब p माइनस क्यू जो है दोनों तरफ कॉमन मिल रहा है हमें, तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू को हम उड़ाते हैं ऐसे, 2a p माइनस क्यू और बराबर d, p माइनस क्यू ही बाहर ले लेते हैं, p माइनस क्यू, अंदर बचा d माइनस d और ये p प्लस क्यू। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2a बराबर d माइनस d p प्लस क्यू, d दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 2a बराबर d कॉमन 1 माइनस p माइनस क्यू, तो 2a बराबर d, अरे भाई क्या ही धमाल आ रहा है, a का मान निकालते हैं, a बराबर आ गया हमारा, या फिर d का भी मान निकाल लेते हैं, a बराबर लिखते हैं d बटा 2 1 माइनस p माइनस क्यू, a का मान इतना आया, इसको साइड में रख लेते हैं, a बराबर d बटा 2 1 माइनस p माइनस क्यू। ठीक, अब इसको हटाते हैं, हमें क्या पता करना है भाई, हमें ये पता करना है एस पी प्लस क्यू बाई 2, तो एस पी प्लस क्यू बाई 2 क्या होगा, एस पी प्लस क्यू जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा p प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस n की जगह पे तो यही p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो p प्लस क्यू बाई 2 तो है, a की जगह पे हमें ये सब रखना है, 2 इंटू a की जगह पे d बाई 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस p माइनस क्यू, और ब्रैकेट में जो इधर है वो तो है ही प्लस में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आगे इसको हल करना है, p प्लस क्यू बाई 2 और ये 2 से 2 गया, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा d माइनस, यार d माइनस पी डी माइनस क्यू डी, और प्लस में पी डी प्लस में क्यू डी और माइनस में d। अब d से d कट गया, क्यू डी से क्यू डी कट गया, पी डी से पी डी कट गया, बचा क्या, बचा हमारा p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0 बराबर 0, यानी कि उसका एस पी प्लस क्यू पदों का जो योगफल आएगा वो 0 आएगा, और ये हमारा आंसर है। और पहला क्वेश्चन ही इतना लंबा हो गया कि भाई वीडियो लंबा होने का टेंशन अभी से होने लगा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं है, इंक मैं भर लेता हूँ पहले, और उसके बाद ये वीडियो जितना भी लंबा हो इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल ए बी तथा सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ये पता नहीं जो भी आपको दिख रहा है। और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। देखो, सिद्ध करने वाली क्वेश्चन की अच्छी बात ये होती है ना कि आपको आंसर पहले से मालूम है, और जो आंसर मालूम है तो आपको बस कुछ नहीं, गुना भाग जोड़ घटाओ जो कुछ भी करो आंसर लेके दिखा दो। तो अभी तक मैंने जितना कुछ भी बताया उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, ट्राई करना है। 11 नंबर छोड़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन तो कम होगा ना, बाकी क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट कर दूँगा, लेकिन इसमें नहीं करूँगा क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा है, अभी मन नहीं कर रहा है, अभी रहने देते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देते हैं।
यदि किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का जो योगफलों का अनुपात है वो m² अनुपात n² है, तो दर्शाइए कि mवें तथा nवें पदों का अनुपात 2m-1 अनुपात 2n-1 है। हाँ, तो क्वेश्चन ये भी अच्छा ही है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सब कुछ बताना ही पड़ेगा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करो, होगा आपसे ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। एकदम अच्छे से शिद्दत से कोशिश करो, और नहीं हुआ तो ज़रूर बताऊंगा मैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे हो ही जाए। 12 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात, यानी कि Sm और Sn, m तथा n पदों के योगफलों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है m² बटा n²। ये बटा में नहीं दिया, अनुपात में दिया हुआ था, लेकिन हम उसको बटा में लिख सकते हैं, इतना तो है ही ना हमारा। अब आगे हमसे पूछ रहा है कि mवें तथा nवें पदों का अनुपात, यानी कि Tm बटा Tn जो है वो क्या है 2m-1 बटा 2n-1 है। ऐसा हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। बड़ा ही अच्छा सा आराम से हो जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब देख के कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन सच में ये आसान क्वेश्चन है। देखो 2 मिनट में समझाता हूँ आपको। Sm बराबर क्या होता है m/2 2a प्लस m-1 इंटू d डिवाइडेड बाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा। m बराबर में इधर क्या लिखा हुआ है m² बटा n² लिखा हुआ, तो इस m से इसका स्क्वायर गया, इस n से इसका स्क्वायर गया, बचा क्या हमारे पास में, तो बचा 2a प्लस m-1 इंटू d बटा 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर में m बटा n। अब यहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है कि हम क्या करते हैं ना कि देखो Tm बराबर क्या होता है a प्लस 17 a प्लस m-1 इंटू डी होता है ना। अगर हमारा यहाँ पे a प्लस m-1 इंटू डी 2a की जगह पे सिर्फ a रहे तो कितना आसान हो जाए हमारे लिए, ठीक है। दूसरी तरफ नीचे भी वही हाल है, और ये इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी मतलब पिछले वीडियो में ऑलरेडी देखा है कि क्या करते हैं कि m का ऐसा मान रखेंगे जिससे ऊपर वाला जो है ना हमारा वो क्या आ जाए, ऊपर वाला हमारा वो हो जाए a प्लस m-1 इंटू डी के रूप में आ जाए। m का ऐसा मान रखना है। अगर इधर से समझ में नहीं आना है तो इधर से दिमाग लगा लो, इधर से दिमाग लगा लो, मतलब कि m की जगह पे 2m-, क्योंकि यहाँ पे हमें तो 2m-1 ही लाना है ना, तो m की जगह पे 2m-1 रखते हैं, ठीक है। m बराबर 2m-1 और n बराबर 2n-1 रखने पर, ठीक, तो हमें मिलेगा 2a प्लस m की जगह पे 2m-1 रखना है, तो 2m-1 और ये -1 पहले वाला, नीचे 2a प्लस 2n-1 2n-1 इसकी जगह और -1 ये वाला, और ब्रैकेट में बराबर किस तरफ 2m-1 बटा 2n-1। अब आप देखोगे, क्या देखोगे, ऊपर दिखाता हूँ मिटा के। ऊपर है हमारा 2a प्लस 2m-2 इंटू डी बटा 2a प्लस 2n-2 इंटू डी बराबर में 2m-1 बटा 2n-1। अब इसमें से दो, सब में से 2 कॉमन तो हो ही जा रहा है, तो 2 कॉमन हो के अगर हम काट दें तो बचता है a प्लस m-1 इंटू डी बटा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 2m-1 बटा 2n-1। और जो कि हमें सिद्ध करना था कि उसके mवें तथा nवें पदों का अनुपात इतना है, ये सिद्ध करो, तो ये हो गया हमारा Tm अनुपात Tn बराबर 2m-1 अनुपात 2n-1, ये हो गया प्रूव। तो इस तरह से हम दिमाग लगा के सॉल्व कर लेते हैं, हम ज़्यादा मेहनत करते नहीं हैं, तो देखने में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लगे आसान ही होता है इस तरह के क्वेश्चन। और बाकी क्वेश्चन पे भी आप लोग दिमाग लगाओगे तो आसानी से ही सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कुछ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का योगफल दिया हुआ है तथा mवां पद 164 दिया हुआ है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखो nवें पद का योगफल दिया हुआ है,
ये भी सिंपल है, ट्राई करना, हो जाएगा ये भी आपसे। देखो nवें पद का योगफल दिया है तो पहले पद का योगफल निकाल लो, दूसरे पद का योगफल निकाल लो। जब पहले पद का योगफल पहले पद की मतलब s1 बराबर, तो सिंपल देखो sn बराबर दिया हुआ है कितना 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया हुआ है ना। s1 निकाल लोगे n का मान रख के, s1 बराबर t1 होता ही है, आपको मिल जाएगा यहाँ से रख के। और s2 निकालोगे, s2 में से s1 माइनस करोगे तो वो आपका t2 के बराबर हो जाएगा। तो t1 और t2 जब आपको मिल जाएगा तो कौन सा बहुत बड़ा बात होगा, t1 t2 मिल जाएगा तो d मिल जाएगा। और फिर आपको बोला है mवा पद यानी कि tm बराबर 164 है, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 164 रखोगे। a आपको यहीं से मिलने वाला है, d आपको यहीं से मिलने वाला है, और m का मान निकाल लोगे इसको हल करके। तो ट्राई करना, हो जाएगा आपसे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में बस खतरनाक लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 14 नंबर का प्रश्न है 5 और 26 के बीच 5 ऐसी संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस कि मतलब अलग है बाकी क्वेश्चन से, कि अभी तक इस तरह क्वेश्चन हमने नहीं देखा। क्लास 10th में हमने देखा था कि 5 और 26 के बीच में हमें कुछ ऐसी संख्याएं डालनी हैं, 5 ऐसी संख्याएं डालनी हैं जिससे अनुक्रम जो है समांतर श्रेणी बन जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, लाइन से a1 a2 a3 a4 और a5 इनके बीच में डाल दिया। तो अब ये अनुक्रम कैसे, कौन सी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। और उसके बाद हमसे पूछा गया कि अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए, तो अब ये a1 a2 a3 हमें सब पता करना है कि क्या होगा। तो कुल पदों की संख्या कितनी है इसमें, 5 ये और 2 ये मिला के 7, तो n बराबर 7 है। a बराबर हमें ऑलरेडी मालूम है कितना है, 5 है, और t7 यानी कि 7वां पद जो है वो 26 है, ये हमें मालूम है। तो t7 का फॉर्मूला होता है a प्लस 6d बराबर 26। a का वैल्यू 5 है, 5 प्लस 6d बराबर 26। तो 6d बराबर कितना है हमारा 21, क्योंकि 26 में से 5 गया तो 21। और d बराबर हमें कितना मिला है, तो d बराबर हमें मिला 21/6। तो 21/6 इसको काटते हैं जब हम लोग, तो हमें मिलता है 7/2। d बराबर हमें मिल चुका है यहाँ पे, d बराबर 7/2। ठीक है, तो और क्या बचा, और कुछ नहीं, बाकी सारे पद पता करते हैं। d बराबर 7/2 ही आएगा। एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ के कंफर्म करके, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना। 5 और 26 के बीच 5 ऐसी 5 संख्याएं डालिए कि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में बन जाए। 5 और 26 के बीच में हमने 1 2 3 4 5 संख्याएं डाल दी हैं, और समांतर श्रेणी में अगर ये बन गया है तो कुल पद tn बराबर होता है, tn बराबर 26 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 26 ही आएगा। और a की जगह पे तो 5 रखेंगे, n की जगह पे 7 रखेंगे तो 6d ही मिलेगा, 6d बराबर 26। तो 6d बराबर 26 में से 5 गया 21 ही आएगा। तो d बराबर हमारा 21/6 ही आएगा। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 7/2। तो 2 बार करना पड़ गया कंफर्म होने के चक्कर में, लेकिन हाँ 7/2 ही आया है d हमारा। तो d जब हमें मिल गया है तो a1 बराबर क्या होगा, a1 बराबर बहुत सिंपल a प्लस t, यानी कि 5 प्लस 7/2, 5 2 7, 5 दूनी 10, 7 17/2। a2 बराबर a प्लस 2d यानी कि 5 प्लस 14/2, 5 दूनी 10, ये आया 24/2। दशमलव में भी लिख सकते हैं आप लोग। बाकी a3 a4 a5 सब लोग अपने से कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, यदि a पे पावर n प्लस b पे पावर n बटा a पे पावर n माइनस 1 प्लस b पे पावर n माइनस 1 a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। चलो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा, समांतर माध्य से याद आया। समांतर माध्य दो संख्याएं a और b है, तो a और b का जो समांतर माध्य होता है उसको हम लोग लिखते हैं a प्लस b/2 के रूप में। ठीक है, ये समांतर माध्य 10th में था, अभी यहाँ पे अलग से नहीं बताना था, इसी में सब कुछ इंक्लूड है। तो मतलब पता है ना कि 10th में हमने एक समांतर श्रेणी का एक पूरा चैप्टर पढ़ा था। यहाँ पे एक एक्सरसाइज में सब कुछ कंप्लीट कर रहा है, तो थोड़ा सा
है, एक ही एक्सरसाइज में सब कुछ मिल रहा है हमें। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि दिया ए और बी का जो मध्य समांतर माध्य है वो इतना है, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। ए और बी का समांतर माध्य, इसका तुलना करते हैं ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n बटा में ए पे पावर n-1 प्लस बी पे पावर n-1 से, और इन दोनों की तुलना करके हम लोग क्या करते हैं, n का मान निकालने की कोशिश करते हैं। चलो करें। क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा ही, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए का गुना जब इसमें होगा तो ये तो हो जाएगा ए पे पावर n प्लस ए का गुना जब इसमें होगा तो ए बी पे पावर n-1, बी का गुना इसमें होगा तो बी ए पे पावर n-1, और फिर बी का गुना उसमें होगा तो प्लस में बी पे पावर n, बराबर के इस तरफ में 2 ए पे पावर n प्लस 2 बी पे पावर n। अब हम देख रहे हैं कि इधर 2 बी पे पावर n है, इधर बी पे पावर n है, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ बी पे पावर n, और इधर भी ए पे पावर n है और इधर 2 बी ए पे पावर n है, तो ये जब उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा सिर्फ ए पे पावर n। तो बचेगा हमारे पास जो कुछ भी वो हम लिख देते हैं इस तरह से, ए बी पे पावर n-1 प्लस बी ए पे पावर n-1 बराबर किस तरफ में ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n। अब हम क्या कर रहे हैं कि क्या करें, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। तो इन दोनों में से किसी को इधर ले लेते हैं और इन दोनों में से किसी को उधर भेज देते हैं, लेकिन किसको भेजें वो अभी सोचना पड़ेगा ताकि आगे कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम ना आए किसी तरह का। तो इधर बी पे पावर n-1 है, तो इसी को b पे पावर n वाले को b की पावर n वाले के साथ रखते हैं और a पे पावर n-1 वाले को a पे पावर n वाले के साथ रखते हैं। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है कि इसको हम उधर भेज लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, या फिर इसको उधर भेज लेते हैं, उसको इधर ले आते हैं। तो हम कर रहे हैं इसको भेज रहे हैं उधर, उसको ले आ रहे हैं इधर। तो ये है a b पे पावर n-1 माइनस b पे पावर n, इसको इधर ले आया, बराबर किस तरफ a पे पावर n माइनस b a पे पावर n-1। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन, b पे पावर n बचा a बटा b। ये बटा b कैसे आया, क्योंकि b पे पावर n-1 था और यानी कि n से एक कम था, हमने इसको ले लिया, तो ये इधर बटा में बचेगा और -1 बराबर के इस तरफ देखते हैं हम लोग, तो हमें मिलता है क्या, a पे पावर n कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 माइनस b बटा a। बड़ा अजीब अजीब आ रहा है यार। चलो आगे करते हैं सॉल्व। तो चलो आगे कैलकुलेट करें क्या क्या हो रहा है। a माइनस बी बाई बी बराबर किस तरफ, a पे पावर n a माइनस बी बाई a। ठीक, उधर भी a माइनस बी, इधर भी a माइनस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, बचा क्या, बचा हमारा b पे पावर n बटा b और बराबर की तरफ a पे पावर n बटा a। ओह वाओ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि इसको हम b दोनों की तुलना कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आने का चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो a को जब उधर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो a बटा b आता है, और इधर जब इसको इधर भेज रहे हैं तो a पावर n बटा b पे पावर n आ रहा है। ठीक है, आगे तो a बटा b बराबर a बटा b पे पावर n। तो हम देख रहे हैं क्या, हम ये देख रहे हैं कि a बटा b पे पावर 1 है और इधर a बटा b पे पावर कितना है, n है। तो दोनों की जब तुलना कर रहे हैं तो n बराबर 1 हमारा आ गया, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको इधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई करता, कुछ और करता, तो भी अल्टीमेटली हम यहीं पे पहुँचते। थोड़ा बहुत रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल तो हमारी यही है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप दूसरा तरीका ट्राई करके देखना है दूसरे तरीके से कितना आ रहा है, आएगा तो इतना ही। बाकी कितना टाइम लग रहा है वो ज़रूर बताना मुझे। बाकी हम बढ़ते हैं, 15 हो गया तो 16, 17, 18 3 क्वेश्चन बचे हैं। टाइम देख लेते हैं कितना हो गया है, काफ़ी देर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ 26 मिनट्स हुए हैं, 3 क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। देखो अगले 3 क्वेश्चंस, तीनों बताने की ज़रूरत भी ना पड़े शायद। 16 नंबर क्वेश्चन है, m संख्याओं को 1 तथा 31 के रखने पर बीच में होना चाहिए था यहाँ पे। प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है और 7वीं एवं m-1वीं संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि 1 और 31 के बीच में m संख्याएं रखनी है, तो हम m संख्याएं a1, a2,
A3 डॉट 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 AM के रूप में रख देते हैं, ठीक है। अब कुल पदों की संख्या हो गई m+2, क्योंकि m तो यही होगा और m+2, तो कुल पद होगा हमारे पास m+2। और इसमें क्या करना है हमें कि जो m+2वां पद है, यानी कि t m+2वां जो पद है वो है हमारा 31, और जिसका a हमें मालूम है, d मालूम नहीं है, d पता करना होगा। चलो पता कर लेंगे। तो m+2वां पद को हम लोग लिखते हैं a + m+2 - 1 इंटू d बराबर 31। एक तो 1 m+1 और d बराबर 31, तो m+1 इंटू d बराबर 30 आ गया। तो d बराबर हमें क्या मिला, तो d बराबर हमें मिला 30/m+1। d मिल चुका है हमें, a बराबर 1 है, d बराबर क्या है, तो 30/m+1 है। और क्या चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी चीज़ें पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं हमने, सीधे क्वेश्चन शुरू कर दिया, बहुत गलत बात। 7वीं एवं m-1वीं संख्या का अनुपात, यानी कि T7/Tm-1 इज़ 5/9, 5:9 है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। चलो m का मान ज्ञात करते हैं हम लोग। 7वां संख्या यानी a + 6d, और m-1वां संख्या यानी कि a + m-1 - 1d बराबर 5/9। a की जगह पे तो 1 रख सकते हैं, बिना किसी संदेह के रख देते हैं हम लोग। अब d की जगह पे हमें ये रखना है 30/m+1। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर d की जगह उतना रख लेंगे, ठीक है। तो 1 + 6d बटा 1 + m-1 इंटू d बराबर 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी कर लेते हैं। 5 9 का इधर गुना होगा तो 9 + 9 × 6 = 54d बराबर 5 + 5 m-1 इंटू d। अब d का मान रखें, मुझे तो लग रहा है लास्ट में ही रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो लास्ट में ही रखेंगे, या फिर d का मान रख लेंगे तो सीधे m का मान पता करना होगा, अभी रख लेते हैं। तो 9 + 54, अब d की जगह पे 30/m+1 बराबर किस तरह 5 + 5 m-1, ये 5 कहाँ से आ गई, 5 + m-1, और d की जगह पे 30/m+1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो ये हो गया m+1 गुने 9 + 54 गुने 30, तो 4 × 3 = 12, 2 हासिल 1, 5 × 15 = 16, 1620 बटा m+1 बराबर किस तरफ हम देखते हैं, तो 5m + 5 इसका गुना इधर, और प्लस में 30m - 30 इसका गुना इसमें, बटा में m+1। m+1 से m+1 कैंसिल हो गया हमारा। अब कम से कम सिंपल तो बचा, 9 का m में 9m + 9 + 61620, और 5m में 30m जोड़ेंगे तो 35m, 5 में से 30 घटाएंगे तो माइनस में 25। अब लग रहा है कि कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसको देखते हैं हम लोग। इधर 35m है, इधर 9m है, इसको उधर भेज देते हैं। तो 35m में से 9m घटा, और इधर 1629 में से 25 जोड़ना है, 1629 में 25 जोड़ना है। तो 35 में से 9 गया तो ये आ जाएगा हमारा 26। 26m बराबर 9 × 5 = 14, 4 हासिल 1, 2 × 2 = 4, 1 5 6 1, m बराबर आ गया 1654/26। अब इसको कैलकुलेट करो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट मैं नहीं कर रहा। इस प्रश्न में एक कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कारण इसका उत्तर गलत आ रहा है। कृपया प्रक्रिया को ध्यान से समझकर खुद से हल करने का प्रयास करें। हाँ मालूम है, सिर्फ भाग ही करना है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, आप तो खुद ही करो, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना चाहिए खुद से। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपये की प्रथम किस्त के रूप में शुरू करता है। यदि वह प्रत्येक किस्त 5 रुपये प्रति माह बढ़ाता है तो तीसरी किस्त पर राशि क्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला किस्त उसने 100 रुपये का दिया।
अगले महीने वो 105 रुपये दे रहा है, क्यों? क्योंकि हर महीने वो 5 रुपये बढ़ा दे रहा है, और अगला फिर से वो 110 रुपये दे रहा है। डॉट डॉट करते करते उसने एक दिन क्या किया कि तीसरी किस्त कितने रुपए की देगा ये हमसे पूछ रहा है। तो ये पहली किस्त थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी। तीसरी किस्त यानी कि n बराबर 30 हमें मालूम है और tn हमें पता करना है, जबकि a बराबर हमें 100 मिला हुआ है और d बराबर 5 हमें मालूम है। बस tn पता करना है। आप लोग tn तो पता कर ही लोगे, पता कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि tn जो है 30वां किस्त पूछ रहा है, n की जगह 30 रखो, a + 29d कर लो, आपका आंसर आएगा। तो बस समझने वाली बात थी इसमें कि समझ गए तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। और एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है। यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। OMG। तो एक बहुभुज है जिसका सबसे छोटा भुजा जो है, सबसे छोटा कोण जो है वो 120 डिग्री का है, और बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर जो है वो 5 डिग्री का है। यानी कि अगला कोण जो होगा वो 125 डिग्री का होगा, उसके बाद वाला कोण जो होगा वो 130 डिग्री का होगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये 120 जो है वो सबसे छोटा कोण है, ठीक है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बहुभुज की भुजाओं की संख्या तो हमें मालूम नहीं है भाई, कैसे ज्ञात करेंगे? मान लेते हैं माना भुजाओं की संख्या n, माना भुजाओं की संख्या बराबर n। तो अगर किसी बहुभुज की भुजा उनकी संख्या n हो तो उसके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? तो इसका एक ट्रिक होता है, n - 2 गुणे 180। यकीन नहीं आता तो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। n अगर जैसे कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो त्रिभुज के 3 रखो, 3 में से 2 घटाओ 1 गुणे 180 यानी कि 180, यानी त्रिभुज वाले पे तो काम कर गया। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? तो 360 होता है। चलो चतुर्भुज का 4 रखो, इसमें 4 में से 2 गया 2 गुणे 180 यानी 360, ये भी हो गया। यानी कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों के योगफल जो होते हैं वो इतने होते हैं। ये हो गया हमारा। लेकिन हम तो समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, और समांतर श्रेणी के हिसाब से इसका जो a है वो है 120, इसका जो d है वो है 5। तो अब Sn हमें पता करना है, क्योंकि सभी भुजाओं का योगफल है ना। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आएगा n/2 2a + n - 1 × d, ठीक। और हमें सभी अंतःकोणों का योगफल मालूम भी नहीं है, तो n क्या है? भुजाओं की संख्या है। क्यों भुजाओं की संख्या है? क्योंकि जितनी भुजाएं होती हैं उतने भी कोण होते हैं, और भुजाओं की संख्या जो भी है इसमें n ही आएगा ना। तो इसका n दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों कोणों की ही संख्या है। और एक और चीज़, मतलब ये भुजाओं की संख्या है, कोणों की संख्या है, और चूँकि भुजाओं की संख्या जितनी उतनी ही कोणों की संख्या होती है, क्योंकि एक बहुभुज है, ठीक है। तो जैसे त्रिभुज में 3 भुजा होती है 3 कोण होता है, चतुर्भुज में 4 भुजा होती है 4 कोण होता है। तो दोनों का n जो है वो बराबर है, जो योगफल है वो भी बराबर है। बस दोनों को तुलना करते हैं और हम लोग n का मान निकाल लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? बहुभुज के भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। जबकि इसमें पूछ रहा है, हाँ, भुजाओं की संख्या ही पूछ रहा है। चलो दोनों की तुलना करते हैं। तो n - 2 गुणे 180 की तुलना कर रहे हैं n/2। a की जगह पे हमने रख दिया 120, तो 120 दूना हो गया 240 + n - 1 गुणे 5। 180 n - 360 बराबर 2 का गुना इधर कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। 240 + 5n - 5, 180 दूना 360 n - 720 बराबर 5n² + 235n। अब हम देख रहे हैं कि ये एक द्विघात समीकरण के रूप में बन चुका है, और द्विघात समीकरण के रूप में बन चुका है तो द्विघात समीकरण का तो हल करना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, द्विघात समीकरण का हल भी आप लोग खुद से कर लो, या फिर लास्ट क्वेश्चन है तो पूरा मैं ही बता देता हूँ। तो चलो समझते हैं क्या होगा हमारा इसका। 5n² + 235n इधर प्लस में है, ये वाला 360n प्लस में है, तो ये उधर जाके माइनस में होगा। तो 235 में से जब 360 घटाएंगे तो माइनस में कुछ आ जाएगा, -5 2 1 माइनस में 125n, और 720 इधर माइनस में, उधर जाके कितने में हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस में 720 बराबर 0। अब तीनों में 5 कॉमन है तो 5 को कॉमन ही ले लेते हैं। n² - 25n प्लस 5 का 5
5 चौके 20, 5 चौके 20, ठीक है, कोई बात नहीं। तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 बराबर 0 हो चुका है। अब इसको कैसे ब्रेक करें कि ये हमारा एक गुना करने पे 144 आ जाए और जोड़ने घटाने पे हमारा कितना आ जाए, जो भी है। वैसे 25 को हम 16 में 144 होता है, 16 और 9 जोड़ने पे 25 भी होता है, तो हम डायरेक्ट इसी में तोड़ लेते हैं ना, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 बराबर 0। n कॉमन लिया तो n माइनस 16 आ गया, माइनस में 9 कॉमन लिया तो n माइनस 16 फिर से आ गया बराबर में 0। तो n माइनस 16 कॉमन लिया तो बचा हमारा n माइनस 9 बराबर 0। तो या इन दोनों का गुना होने पे 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों ही 0 होगा। तो अगर ये 0 हुआ तो n माइनस 16 बराबर अगर 0 हुआ तो n बराबर 16 होना चाहिए, और अगर n माइनस 9 बराबर 0 हुआ तो n बराबर 9 होना चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि n का 2 मान आया है और 2 मान आया है, n बराबर 9 आया है और 16 आया है। अब एक और चीज़ समझना है, हमें ध्यान देना है इस चीज़ पे विशेष रूप से कि क्योंकि ये एक बहुभुज है, कुछ जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आंसर तो होती हैं, सॉल्व करने पे तो आंसर आती हैं, लेकिन रियलिटी में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इस द्विघात समीकरण को हल करने पे अगर कोई माइनस में आंसर आ जाता तो हम लोग माइनस वाले को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि कभी भी भुजाओं की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। जैसे मान लो कि अगर भुजाओं की संख्या n है, 9 है, तो 9वीं भुजा मतलब 9वां कोण जो होगा, अंतिम कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो T9 जो होगा वो कितना होगा, तो 120 प्लस 8 गुणे 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सभी के सभी कोण जो है, क्योंकि 5-5 डिग्री कोण बढ़ता जा रहा है ना, तो एक टाइम पे आके रुक तो जाएगा ना, तो बहुत सारी भुजा तो नहीं हो सकती। तो बाकी देख लेते हैं कि इसका अंतिम जो अगर 9 सही आंसर हुआ तो अंतिम कोण कितने डिग्री का बन रहा है वो देख लेते हैं। तो 8 × 40, तो 120 प्लस 40 ये आ गया हमारा 160, यानी कि इसका अगर 9 सही उत्तर होता तो 160 डिग्री हमारा अंतिम कोण होता है इसका। इस बहुभुज का सबसे बड़ा कोण 160 डिग्री को होता। लेकिन अगर 16 को देखते हैं, 8 की जगह हम क्या कर रखेंगे, फिर यहाँ पे 16 के लिए 15 रखेंगे, 15 × 5 हो जाएगा 75, और 120 में जब 75 जोड़ते हैं तो आ जाता है 195 डिग्री। और किसी भी बहुभुज का एक कोण 195 डिग्री का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा कोई कोण नहीं हो सकता किसी भी बहुभुज में। ये बात आपको याद रखनी है। अगर 120 डिग्री 180 डिग्री का एक कोण हो गया तो बहुभुज फिर बनेगा नहीं ना वो। तो फिर जैसे मान लो कि ये एक बहुभुज मैंने बनाया, तो इस कोण को थोड़ी कोण मानेंगे, तो वो फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना, तो फिर भुजाओं की संख्या ही घट जाएगी। तो इसलिए ये जो हमारा 16 है ये राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा वो 9 होगा, यानी इस बहुभुज की जो भुजाओं की संख्या है वो 9 होगी और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, 2 दिन मिला के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और बाकी अगला चैप्टर जो है वो 9.3 में हम लोग जीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि गुणोत्तर से एरिया है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसे कुछ बोलते हैं। तो जो भी है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को। बहुत देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थक गया हूँ। तो बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।